अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स AHN थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 7। ठीक है। इम्यूनोलॉजी जो बेसिकली जो इसके बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर मैंने इससे पहले बहुत डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई है जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ठीक है, तो वो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बनाई थी, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में भी उससे कुछ चीज़ें आई हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं दोबारा वही चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, या आप चैनल में जाएंगे तो भी वैसे इम्यूनिटी के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत डिटेल के साथ मैंने बनाई है, तो वो देख लें। इस लेक्चर में हम जो हमारा पोर्शन है डिजीज़ेस का, उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूँगा। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम आपके जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फॉइड टिश्यूज़, लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं। ठीक है, और ये आपके इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ब्लड वेसल के साथ ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, जिसके डायग्राम में आपको बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फेटिक ट्रंक, और ये इनके नाम है। खैर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं आता है, आपको डायग्राम वगैरह नहीं शो कराए जाते। बस नाम पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें बताई गई है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है? कलेक्ट एक्सेस लार्ज पार्टिकल इन टिश्यू फ्लूइड। जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम में अपना काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ वेलस बताया गया है। खैर आगे चलते हैं। थोरेसिक लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बताया। थोरेसिक जो है हमारे चेस्ट में जो ड्रेनेज सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो बताया गया है। और लिम्फेडीमा, लिम्फेडीमा क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पे भी इडीमा वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब कोई जगह सूज चुकी है। ठीक है, तो किसी भी लिम्फ नोड में जब एडिमा हो जाए, वो सूज जाए, ठीक है, किसी भी प्रेशर की वजह से, किसी भी सर्जरी की वजह से, या किसी भी पैरासाइट की वजह से, ठीक है, उसको हम लिम्फेडीमा कहते हैं। मतलब लिम्फ नोड जो है वो आपके स्वेल हो जाते हैं, उसमें एडिमा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेडीमा। ठीक है, लिम्फ नोड हमारे पूरे चेस्ट वॉल में, हमारे नेक में, हमारे हेड में होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में आपके यही चीज़ें आती हैं। लिम्फॉइड टिश्यूज जो है उसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं। उसमें जो है बी लिम्फोसाइड आते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइड जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं। और इसका काम क्या है कि होस्ट डिफेंस करना है, मतलब हमारी बॉडी को बाहर के चीज़ों से बचाना है, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करना है। ठीक है, अब लिम्फॉइड ऑर्गन जो है इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? उसमें आपके लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स। ठीक है, इसका काम वही है जो मैंने पहले बता दिया कि किसी भी एबनॉर्मल चीज़ को बाहर निकालना है, ख़त्म कर देना है और बॉडी को फ्री ऑफ पैथोजेंस बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपको यही दिखाए गए हैं, उसके जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको। swollen lymphnode is caused by expansion in the number of lymphocytes। मतलब लिम्फ नोड जो है कब स्वेल हो जाते हैं? जब लिम्फोसाइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, या फिर उनकी जो सेल्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लिम्फॉइड ऑर्गन में जो पहला ऑर्गन है वो है स्प्लीन। इसका काम क्या है कि ये इम्यून सिस्टम में और इम्यून रिस्पांस में काम करता है। जो भी फॉरेन मटेरियल आते हैं बाहर से, जो भी चीज़ें आती हैं जो कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या ओल्ड ब्लड सेल्स है, मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 120 दिन के अंदर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ख़राब सेल है वो स्प्लीन के अंदर आते हैं, स्प्लीन उसको सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसको जो है मतलब किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर देता है, तो ये स्प्लीन का काम है।
फिर आगे आपका आता है थाइमस। तो थाइमस का काम क्या है कि यहाँ पे टी सेल्स आपने पढ़े होंगे, हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, वो मैच्योर हो जाते हैं। हार्मोन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ये मतलब जो मेन हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह के, ठीक है, तो सब यहाँ पे कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, ठीक है। तो थाइमस का ये काम है। इसके अलावा जो टॉन्सिल्स होते हैं उसका काम ये है कि ये जितने भी आप चीज़ें खाते हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उनको ट्रैप करते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इम्यून सिस्टम पे, और हमारा जो असली चैप्टर है, जो मेन चीज़ है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट ओवरव्यू में बताऊँगा, तो आपने सुनना है। और जो मेन पोर्शन है ज़्यादा फोकस में इसके डिजीज़ पे करूँगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? जैसे एक मुल्क है, उसका डिफेंस क्या होता है? उसका फ़ौज, उसकी आर्मी जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा क्या काम करता है कि बाहर से जो भी मटीरियल्स आएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, माइक्रोब, जो भी चीज़ आएगी जो कि हमारे बॉडी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक निज़ाम मौजूद है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है? उस चीज़ को ख़त्म करती है, उसको बॉडी के अंदर नहीं आने देती, एंड हमें बीमारियों से महफूज रखती है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हम इस सिस्टम को क्या कहलाते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है, अब अगर इस पे असर होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ आती है, तो वो क्यों आती है? इसलिए आती है कि या तो फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो आता है। अगर उसमें कोई मसला है, और मतलब पूरी बॉडी हमारी ब्रेन से कंट्रोल है, तो ब्रेन में अगर कोई मसला आ गया, तो ज़ाहिर बात है उससे इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होगा। तो जब इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट होगा, तो आपको कोई भी मसला हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो अगर आपका CNS ख़राब है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इमोशनल स्टेटस से, इमोशनल स्टेटस में मतलब ये कि आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या आप ऐसा करते हैं कि हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं, या ऐसे हालात है आपके ऊपर जो आपको मतलब बहुत इमोशनल लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, आप बिला वजह बिला ज़रूरत आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, तो भी आपको मसले हो सकते हैं। या आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है, या फिर आपको कोई ट्रॉमा, कोई ज़ख़म लगा है, कोई सर्जरी हुई है आपकी, या कोई और मसला है, या कोई इमोशनली आप स्ट्रेस में हो, ट्रॉमा में हो, ठीक है, कोई किसी की डेथ हुई है, या कोई ऐसा मसला हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ठीक है। या फिर बहुत सारी जो है मतलब चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसे होती है जो जेनेटिकली होती है, मतलब फैमिली में बहुत टाइम से आ रही होती है, किसी के बाप दादा को जो बीमारी है, तो वो बेटे को और उनकी नस्लों में चली आ रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस होता है। अच्छा जी, इसके अलावा इम्यून सिस्टम कंप्राइज सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, जिसमें आपके जो मेन चीज़ें हैं वो है WBCs, वाइट ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं, और बोन मेरो, और इसके साथ साथ लिम्फॉइड टिश्यूज़। ये जो है, ये आपके इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर आप WBCs को हटा लें, तो आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लिम्फोइड टिश्यूज़ को हटा लें, तो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। बोन मेरो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि बोन मेरो से ही आपका पूरे का पूरा ब्लड जो है वो बोन मेरो से बनता है। तो बोन मेरो नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यूज़ में आपके आते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ठीक है, टॉन्सिल्स वगैरह, एडेनॉइड, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एनाटॉमी है थोड़ी सी इम्यून सिस्टम की, ठीक है।
ये चीज़ें मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं पढ़ूँगा फिर एक्सप्लेन करूँगा, बोर लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। अच्छा, बोन मैरो का मैंने आपको बता दिया। बोन मैरो हमारे बोन्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जितने भी चीज़ें हैं वो बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो आगे जाके इम्यूनिटी में अपना काम करते हैं, ये मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो है आपके जाके एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और बोन मैरो से ये प्रोड्यूस होते हैं, फिर आपके ब्लड में जो है ये सर्कुलेट करते हैं, जहाँ पे इनको मौका मिलता है किसी भी चीज़ को हड़पने का, ख़त्म करने का, तो वो कर देते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? मूव फ्रॉम द बोन मैरो टू द थाइमस। बी लिम्फोसाइट आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट आपके थाइमस में चले जाते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और वहाँ पे जब वो जाते हैं थाइमस में तो वो मैच्योर हो जाते हैं, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के और सेल्स बन जाते हैं और जाके फिर ये अपना अपना मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि बी लिम्फोसाइट आपके ब्लड में सर्कुलेशन करते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। टी लिम्फोसाइट, टी से पता चलता है, टी से थाइमस भी आता है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो आपके थाइमस में चले जाएंगे, वहाँ पे मैच्योर हो जाएंगे, मुख्तलिफ सेल्स उसके बन जाएंगे और फिर वही मुख्तलिफ सेल्स अपना अपना काम करेंगे। जो मतलब जो भी सेल्स होंगे तो हर सेल का अपना अपना काम होगा, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यूज़ पे अगर आते हैं, ठीक है, तो लिम्फॉइड टिश्यूज़ में आपका सबसे पहले आता है स्प्लीन। स्प्लीन का मैंने आपको बता दिया कि ये एज अ फ़िल्टर काम करते हैं। हमारे घरों में फ़िल्टर वगैरह नहीं होते पानी के लिए, तो ये भी उसी फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो ख़राब होते हैं, जो बूढ़े हो चुके होते हैं, जिनका टाइम पूरा हो चुका होता है, वो स्प्लीन में आते हैं। स्प्लीन उनको जो है ख़त्म कर देता है और किसी बोन मैरो में जाके फिर से उसको डिपॉज़िट कर देता है, फिर वो रिन्यू हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि स्प्लीन एज अ फ़िल्टर काम करता है। जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जब ख़राब हो जाते हैं तो स्प्लीन में आता है। स्प्लीन उनको एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है, बॉडी से रिमूव कर देता है। तो स्प्लीन का यही काम है, ठीक है। लिम्फ नोड्स पे अगर हम आते हैं तो लिम्फ नोड हमारे बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में फैले हुए, इनका काम ये है कि विच रिमूव फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द लिम्फ बिफोर इट एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये कुछ फॉरेन मटेरियल जो होते हैं, फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से कोई भी चीज़ आया हुआ है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो लिम्फ नोड का काम ये है कि जाके उस चीज़ को ब्लड में जाने से पहले पहले वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो लिम्फ नोड का ये काम है। इसके अलावा ये इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़े, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाते हैं, टॉन्सिल्स में काम करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को ये एक अच्छा बनाते हैं ताकि बाहर से जो भी चीज़ें आएंगे उनको ब्लड में जाने से पहले पहले ख़त्म करें, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का आपको बताया गया है। अच्छा, इसमें आपको ये बताया गया है ह्यूमरल इम्यूनिटी में कि बाहर से जो भी एंटीजन आएगा, एंटीजन हम कहते हैं बाहर से कोई भी आने वाली कोई भी ख़तरनाक चीज़, ठीक है, मतलब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ बाहर से आएगी हमारे बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। तो जब एंटीजन आएगा तो वो जाके सिर्फ़ और सिर्फ बी सेल के साथ अटैच होगा, बाइंड होगा, ये आपने याद रखना है। और किसी सेल के साथ अटैच नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा, अलावा बी सेल के। तो बी सेल जो होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, वहाँ जाके उसके साथ अटैच होगा। फिर बी सेल क्या करेंगे? प्रोसेस एंटीजन फ्रैगमेंट्स हेल्पर टी सेल बाइंड टू बी सेल एंड सिक्रीट हेल्पर फैक्टर्स। फिर ये हेल्पर टी सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं और इसी तरीके से वो डिवाइड होते हैं, अपने क्लोन्स बनाते हैं। जो बी सेल्स होते हैं वो बार बार डिवाइड हो जाते हैं। जब वो डिवाइड होता है तो सम ऑफ द क्लोन बिकम मेमोरी बी सेल्स। फिर जो क्लोन इन्होंने बनाए हुए तो वो मेमोरी बन जाते हैं। मेमोरी मतलब मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि दोबारा जब वो आएंगे तो इनके पास एक मेमोरी होगी, हाँ ये चीज़ पहले भी आई थी तो हमने इसको इस तरीके से ख़त्म किया था, तो दोबारा उनके पास मेमोरी होगी तो फिर वो उनको आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। तो जब इसी तरीके से ये मेमोरी बन जाते हैं, ठीक है,
फिर वो ज़्यादातर जो क्लोन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। जब ये प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, ठीक है, तो वो प्लाज्मा सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ में। वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और जब एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में पैदा हो गए तो वो जाके एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करेंगे। मतलब बी सेल के साथ एंटीजन बाइंड तो होगा, लेकिन वो डायरेक्ट एंटीजन के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा। वो पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, फिर एंटीबॉडी उस चीज़ के ख़िलाफ़ काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आपको एंटीबॉडी का बताया गया है, तो एंटीबॉडी जो है ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। ठीक है, इसका एक वेरिएबल रीजन होता है। वेरिएबल रीजन ये कि मतलब ये चेंज हो सकता है। एक इसका कांस्टेंट रीजन होता है कि अपने जगह पे मौजूद है, जैसा है वैसा ही है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको जो येलो कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन आके इसके साथ अटैच होता है और ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वाई शेप होता है। कहीं पे भी आ जाए कि वाई शेप क्या होता है, वाई शेप एंटीबॉडी होती है या वाई शेप एंटीजन होता है, तो ये आपने याद रखना है। पेपर में अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि वाई शेप जो चीज़ है वो एंटीबॉडी है या फिर एंटीजन है, तो आपने एंटीबॉडी जो है वो चूज़ कर देना है। ठीक है, एंटीजन क्या है, एनी मॉलिक्यूल दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी आ सकता है कि एनी मॉलिक्यूल दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डैश, एंटीबॉडी, एंटीजन, मैक्रोफेज या क्या। तो आपने उसमें क्या लिखना है, एंटीजन। कोई भी चीज़ आके आपके इम्यून रिस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम को जगा देता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आया और उसने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा लगा कि अभी ख़तरा है, फ़ौज जो है वो अलर्ट हो गई। ठीक है, आर्मी आपकी अलर्ट हो गई, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ख़त्म करेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी दुश्मन आया हुआ है। तो दुश्मन को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, जनरली लार्ज एंड कम्प्लेक्स मेकिंग इट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सेल्फ। मतलब बहुत बड़ा होता है, अच्छा होता है, उसको हम जो है पहचानते हैं। ठीक है, एंटीजन का आपको बताया गया है कि इसके एंटीजन मॉलिक्यूल है, इसके साथ एंटीबॉडी 1, एंटीबॉडी 2 और एंटीबॉडी 3 जो है वो अटैच है। तो इस तरीके से इसके साथ ये अटैच हो जाता है और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंटीबॉडी का आप कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है, एंटीजन हमारी बॉडी का दुश्मन है। बाहर से आएगा उसको हम एंटीजन कहेंगे, अंदर से उस चीज़ के रिस्पॉन्स के लिए जो हम चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अच्छा जी, ये फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में काम करते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये मैंने पहले भी उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें IgA, IgD, IgE, IgG और IgM आता है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि आपने इसके नाम और इसके जो काम है बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, IgG, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, सबसे ज़्यादा उसमें कौन सा पाया जाता है, IgG। ठीक है, 75% है हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में। ठीक है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है हमारे सेल के इर्द गिर्द जो भी फ्लूइड है, ठीक है, उसमें 75% पाया जाता है। ठीक है, और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब जो भी चीज़ बाहर से आती है उसको खाने की कोशिश करते हैं। और ये क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस इज द प्लेसेंटा का मतलब ये कि ये हमें अपने माँ बाप से मिलता है, सॉरी माँ से मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा क्रॉस करता है। मतलब जब एक बच्चा बन रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, जो एक बच्चा है, ठीक है, अपने माँ के पेट में, तो अपने माँ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू प्लेसेंटा। फिर इसी तरह IgA जो है वो 15% पाया जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड में, जिसमें सलाइवा आता है, ब्लड आता है, टीयर्स या ब्रेस्ट मिल्क वगैरह आते हैं। ठीक है, पल्मोनरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा वेजाइनल सिक्रीशंस में भी ये पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि ये स्पेशली रेस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जीनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस में काम करते हैं। 3 जगहों के इन्फेक्शन में ये अपना काम करते हैं, रेस्पायरेटरी,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस में अपना काम करते हैं। वहाँ पे जो भी माइक्रोब्स वगैरह आएंगे उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये भी अपने मतलब माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। मतलब जब बच्चा दूध ले रहा होता है अपनी माँ से, ठीक है, तो उस दूध के ज़रिए उसकी माँ से उसको IgA के जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ट्रांसफ़र होते हैं। IgM जो होते हैं वो तकरीबन 10% पाए जाते हैं, और इसके आपने ये बात याद रखनी है कि ये सबसे पहले पहुंच जाता है, मतलब ये फास्टेस्ट है। कोई भी चीज़ बाहर से आई तो सबसे पहले उसका जो वास्ता पड़ेगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन M से पड़ेगा, IgM से, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन वाले जगह पे पहुंच जाता है। हालांकि ये बाकी 2 से कम है, 10% है, लेकिन इसकी रफ्तार तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जाता है वहाँ पे, और स्पेशली वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में अपना काम करते हैं, और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो IgD है वो 0.2% पाया जाता है, ठीक है, और ये बहुत कम होता है, ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है, बट रोल इज़ नॉट क्लियर, ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन फंक्शन इसका है, या जो काम हमें मालूम है, वो ये है कि ये बी लिम्फोसाइट को जो है वो एक्टिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा जो है IgE वो है 0.004%, ठीक है। ये भी आपके सीरम में पाया जाता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं उनमें काम करते हैं। मतलब किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है, कि मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये अपना काम करते हैं। किसी भी बंदे को एलर्जी हो तो वो IgE उसमें ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ग्लॉसरी है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, तो ये मतलब अगर आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा और आगे जाके आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी यही चीज़ें होती है, तो ये आपको नहीं पता होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंटीबॉडी का तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी का ये एक किस्म की आर्मी है, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज़ आएगी तो ये जाके उसको अटैक करेगा, ख़त्म करेगा, एंड दैट इज़ एंटीबॉडीज़ फंक्शन, ठीक है। एंटीजन क्या है? बाहर से जो भी चीज़ आएगी जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन, या आप इसको सादा अल्फाज में दुश्मन कह सकते हैं। बी सेल्स क्या होते हैं कि ये आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपकी जो आर्मी है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको भर्ती करते हैं, ठीक है, बी सेल्स। अच्छा, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स होते हैं वो जाके एक किस्म की रिएक्शन करते हैं, एक किस्म का रिस्पॉन्स तैयार करते हैं कि दुश्मन को कैसे ख़त्म करना है, जिसमें आपके बी सेल्स और टी सेल्स आते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, सीरम आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनका काम ये है कि जाके आपके बैक्टीरिया और अदर जितने भी सेल्स हैं जो बाहर से आए हुए, उनको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। साइटोकाइंस क्या है? जेनरिक टर्म फॉर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मीडिएटर्स एंड द जनरेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, ये साइटोकाइन जो है इस तरह के प्रोटीन्स है जो कि आपके सेल मीडिएटर्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सेल के इम्यून रिस्पांस को जगाते हैं। ये कोई भी एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बनाते। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं ये आपके इन्फेक्टेड सेल, मतलब जो भी सेल्स होते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुए हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी काम करते हैं। हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये आपके बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर देते हैं डायरेक्टली। इम्यूनोपैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज़ रिजल्टिंग इन डिसफंक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ पढ़ना जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। कोई भी डिजीज़ आई हमारे इम्यून सिस्टम पे भारी पड़ गई, ठीक है, जब हम उस डिजीज़ को पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा क्या था जिसने हमारे सिस्टम को ख़राब कर दिया, हमारे सिस्टम ने उसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोपैथोलॉजी। इंटरफेरेंस क्या है? प्रोटीन्स फॉर्म इन सेल्स आर एक्सपोज टू वायरल और फॉरेन एजेंट्स। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जब भी बाहर से कोई भी वायरल या कोई भी फॉरेन एजेंट आता है तो उस
दौरान जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग अदर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इसका काम क्या है कि इम्यून सिस्टम के अदर कंपोनेंट जो है, जो और चीज़ें हैं, जो और फौज पुलिस वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ये जाके ख़बर देता है, एक्टिवेट करता है कि बाहर से दुश्मन आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा lymphocytes है, सब्सटेंसेस रिलीज बाय सेंसिटाइज्ड lymphocyte व्हेन दे कंटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजन। लिम्फोकाइन जो है जब भी एंटीजन के साथ वास्ता पड़ता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का, तो ये जाके उस लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। मेमोरी सेल्स क्या होता है? मेमोरी सेल्स नाम से ही पता चलता है कि ये अपने पास एक मेमोरी रखता है कि बाहर से कोई भी चीज़ पहले आया हुआ था, तो अब हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे, अगर दोबारा आया तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, किस तरीके से ख़त्म करना है। तो मेमोरी सेल्स का ये काम होता है कि अपने पास रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। नल लिम्फोसाइट्स क्या है? दैट डिस्ट्रॉय एंटीजेंस ऑलरेडी कोटेड विद इन एंटीबॉडी, ठीक है। नल लिम्फोसाइट का काम ये है कि ऑलरेडी एक एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अटैच है, तो ये जाके उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। और फेगोसाइटिक सेल्स किसी भी चीज़ को एनगल्फ करना, खाने वाले जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको हम फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स क्या है? प्रीकर्सर ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। आप कह सकते हो कि जहाँ से रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बोन मेरो आप कह सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। ये बोन मेरो के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ से आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स दैट डिक्रीज, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो सप्रेसर टी सेल्स का ये होता है कि टी सेल्स के रिएक्शन को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम में कोई भी चीज़ आई, इम्यून सिस्टम ने अपना काम किया, चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद उस जो सेल्स रिलीज़ हुए हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, उसको भी तो सप्रेस करने की ज़रूरत है ना। तो उस चीज़ को जब सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम सप्रेसर टी सेल्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब इम्यूनिटी के जो टाइप्स होते हैं और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है वो हम पढ़ेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। दो किस्म के हमारे इम्यून सिस्टम के टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल या इन्नेट इम्यूनिटी भी हम कहते हैं, जो पैदाइशी हमारे बॉडी में मौजूद होती है, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं या इन्नेट इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। और उसको आप जो है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। तीन नाम हो गए: इन्नेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक। दूसरा टाइप जो है वो है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जब बंदा बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसकी एज ज़्यादा हो रही होती है, तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ अटैक करती है, तो वो उसके साथ आदी हो जाता है, ठीक है। और फिर जब एक मरतबा उसको बीमारी हो गई, जब दूसरी दफ़ा होगी तो उसको पता होगा कि अब मैंने कैसे लड़ना है, तो वो अडाप्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। मतलब उसके मुताबिक अपने आप को इख्तियार कर लेता है, अपना फ़ौज तैयार कर लेता है, उसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। या फिर आप इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तीन नाम इसके भी हो गए। ये आपको वही चीज़ें बताई गई है कि एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या आपको बताया गया है, ये हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब पहली दफ़ा आपके बॉडी में माइक्रोब आता है, कोई भी एंटीजन आता है, तो आपके बॉडी में मतलब उसको नहीं पता होता, थोड़े से एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो जाके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से उसको ख़त्म करते हैं। तकरीबन 2 हफ़्तों के अंदर आप ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर आपको फ़र्ज़ करो कोरोना हो गया, ठीक है, तो आपके बॉडी में उसका कोई भी पहले से रिस्पॉन्स मौजूद नहीं है, कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वो आके आपके बॉडी पे अटैक करते हैं, तो आपकी बॉडी अपनी कोशिश करती है कि इस चीज़ को ख़त्म करे। तो तकरीबन उस कोशिश करने में, ख़त्म करने में तकरीबन आपके 2 हफ़्ते लग जाते हैं, ठीक है, या 4 वीक्स भी लग जाते हैं, ठीक है। अब ये मतलब आपके बॉडी में इतनी ताकत है कि उस चीज़ को ख़त्म करे। अब जब उसको ख़त्म किया और दोबारा आपके ऊपर वो आएगा 2 या 4 हफ़्तों के बाद या 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, ठीक है,
वो वायरस फिर से आपके बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी को पता होगा कि हाँ, ये चीज़ पहले भी आया था और इसको मैंने इस तरीके से ख़त्म किया था। तो आपके बॉडी में वो एक मेमोरी होगी, ठीक है? तो अब की बार उस चीज़ को ख़त्म करना आपकी बॉडी के लिए आसान होगा। जब तीसरी दफ़ा आएगा तो उससे भी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 2 दफ़ा पहले भी आ चुका है, तो अब उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसी तरह जब बार बार कोई चीज़ आपकी बॉडी में आती है और आपकी बॉडी उस चीज़ के साथ एक्सपोज हो रही होती है बार बार, तो आपकी बॉडी को पता होता है कि अब मैंने इससे कैसे लड़ना है, किस तरह मैंने इसको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? तो फिर वो उसी वायरस को अपनी तरीके से डील करेगा। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म। मतलब ये कि हर चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से वो डील करती है। अगर कोरोना आ गया तो उसको कोरोना वाले तरीके से ख़त्म करेंगे। अगर एचआईवी का ऐड आ गया, एचआईवी जो एड्स की बीमारी होती है, ठीक है? तो एचआईवी वाले को अपने तरीके से ख़त्म करेंगे। हर चीज़ के लिए इसके पास अपना अपना तरीका होगा, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है? इसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी यही चीज़ है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक्वायर्ड का मतलब होता है इख्तियार करना, और इसी तरीके से आप इख्तियार करते हो इम्यूनिटी को कि बार बार आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको पता चलता है, ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है? एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? दैट द इंडिविजुअल हैज़ रिस्पॉन्डेड टू एन एंटीजन। मतलब कि आपकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाए, ठीक है? आपकी बॉडी किसी चीज़ के साथ एक्सपोज हुई और आपकी बॉडी में इतनी ताकत थी कि उसने खुद अपने एंटीबॉडीज़ बनाए और उस चीज़ को ख़त्म किया, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब आपकी बॉडी उस टाइम एक्टिव रही और एंटीबॉडीज़ बनाए और उस चीज़ को ख़त्म किया, ठीक है? पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी एज गिवन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय समवन एल्स। पैसिव इम्यूनिटी में आप तैयार या रेडीमेड आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज़ लेते हो जो आपकी बॉडी ने खुद नहीं बनाए बल्कि किसी और के बॉडी ने बनाए या किसी और जगह पे बनी है। दैट एंटीबॉडीज़ आर देन डिस्ट्रॉयड एंड अनलेस लिम्फोसाइट आर स्टिमुलेटेड। आप किसी वक्त के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बीमार हो जाते हो, आप दवाई लेते हो, तो दवाई क्यों लेते हो? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो जब आप ठीक हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक है, बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज़ में एंटीबॉडी जो होती है जो आपने दवाई की शक्ल में ली है, ठीक है, वो भी फिर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आप ठीक हो जाते हैं तो आपके एंटीबॉडीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, अभी इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? अब देखो, एक्टिव आया है तो मतलब आपके बॉडी में बन रहा होता है। ये एक्टिव से याद रखना है कि आपके बॉडी में खुद से बन रहे होते हैं। नेचुरली भी मतलब आपके बॉडी में नेचुरली खुद बन रहे होते हैं। जब ये दो वर्ड आते हैं, ठीक है, तो मतलब आपकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये भी दो तरीक़ों से आपके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है? पहला तरीका ये है कि बाय हैविंग द डिजीज़, मतलब आपको कोई बीमारी हो गई, आपके बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल में चेंज हो गए और उन्होंने क्या किया? एंटीबॉडीज़ बनाए। मतलब आपको बीमारी हो गई, एंटीबॉडीज़ जैसे कि आम तौर पर बनते हैं, बन गए, ठीक है? और आपकी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गए, माइक्रोब्स को ख़त्म किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाय हैविंग द डिजीज़। मतलब आपको बीमारी हो गई, आपके एंटीबॉडीज़ बन गए और बीमारी ख़त्म हो गई, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है बाय हैविंग अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, कि आपके बॉडी में माइक्रोब तो आ गए लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी सिवियरिटी नहीं है कि वो आपको बीमार कर सके। मतलब माइक्रोब्स तो है, दुश्मन आया तो है, लेकिन दुश्मन के पास इतना असलहा नहीं है कि वो आपके मुल्क को ख़राब कर सके, ठीक है? तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब ये तो आया है लेकिन ख़राब नहीं कर सकता, तो फिर भी आप अपने फ़ौज को, अपने एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर देते हो कि आया है लेकिन अब इसको बाहर निकाल दो। तो इसके मतलब उसमें इतनी सीवियरिटी नहीं है लेकिन फिर भी आपके एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को बाहर तो निकालना है ना, तो एंटीबॉडीज़ उसी तरीके से भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये होता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन हुआ नहीं है लेकिन माइक्रोब आया है, जिसकी वजह से भी आपके एंटीबॉडीज़
एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दो तरीके हो गए, एक बीमारी की वजह से, एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, दूसरा है एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम वैक्सीन वगैरह जो देते हैं, वैक्सीन हम क्यों देते हैं? वैक्सीन इसलिए देते हैं क्योंकि वो कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो एंटीजन है, मतलब दुश्मन है। जो चीज़ बीमारी कॉज कर रहा होता है, वैक्सीन में भी वही चीज़ होता है, लेकिन हमने उसको क्या किया होता है, मारा होता है। मतलब डेड डेड वो चीज़, डेड जो माइक्रोब होता है, वो हम वैक्सीन में शामिल करते हैं और फिर बॉडी में इनहेल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो मरा हुआ होता है। वो जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट तो हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं कॉज होगी क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। लेकिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि कोई भी डेड चीज़ आपने बॉडी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की, जैसे आमतौर पर हम वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके अंदर डेड माइक्रोब्स होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि बाहर से कोई आया है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बीमारीज़ होती है जो कि माइक्रोबियल डिजीज़ होती है, वो हम इसी आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की थ्रू जो है वो रोकते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन के ज़रिए से रोकते हैं। वैक्सीन क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ बॉडी में। इसके बाद जो है नेचुरली पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है, पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये होता है कि हमें अपने माँ से जो भी इम्यूनिटी मिलती है, मतलब माँ के दूध के ज़रिए या प्लेसेंटा के ज़रिए उनकी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बच्चे के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। प्लेसेंटा क्रॉस करके आ जाता है, या माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क वो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इस एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि एंटीबॉडीज़ है ऑलरेडी, तो बच्चे के बॉडी में भी जाके इम्यून सिस्टम का काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि शॉर्ट लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा कम अरसे के लिए काम करते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। फिर जब बच्चा जो है ग्रो कर रहा होता है तो उसकी ख़ुद की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इन ह्यूमन और एनिमल सीरम मैन्युफैक्चर्ड इनटू द रिसिपेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ हम ऑलरेडी जो बाहर बनाते हैं, या तो लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, या फिर ऑलरेडी किसी बंदे के बॉडी से हम लेते हैं, या फिर किसी एनिमल से लेते हैं। वो हम ऑलरेडी रेडीमेड होती है, ठीक है। और उसको किसी बीमार बंदे के बॉडी के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मतलब अगर उसकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि एंटीबॉडीज़ बना सके, तो उसको हम ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं। तो इसी तरह वो रिकवर हो जाता है, जो भी इन्फेक्शन है या जो भी उसको बीमारी है, ठीक है, उसको रिकवर हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी आती है, या फिर नेचुरली हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी ज़्यादातर जो है वो स्किन आती है। तो स्किन क्या करती है कि बाहर से जो भी माइक्रोब्स वगैरह आएंगे, उनकी एंट्री को कम करने की कोशिश करेंगे, कि मतलब कम से कम दाखिल हो या बिल्कुल दाखिल ही ना हो। अगर दाखिल होते भी हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फेगोसाइटोसिस आके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म में ये होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? आपका स्किन आता है और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। स्किन तो आपको पता है कि ये मतलब एक फ़िज़िकल बैरियर है, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी को कवर करती है। तो बॉडी में कोई भी चीज़ जाने से पहले स्किन के साथ जो है उसकी इंटरेक्शन आएगा। तो जब इंटरेक्शन आएगा तो स्किन कोशिश करेगा कि उस चीज़ को ख़त्म करे, ठीक है। कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस जो है वो रिलीज़ करते हैं, ताकि बाहर से जो भी चीज़ आए, ठीक है, तो वो उस सिक्रीशंस में फंस जाए, उसके स्टिकी सरफेस के साथ जो है वो फंस जाएं और अंदर ना जा सके। जैसे कि हमारा म्यूकस रिलीज़ होता है, हमारा स्वेट ग्लैंड जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्वेट रिलीज़ करते हैं, ठीक है।
एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल सब्सटेंसेस उसमें होते हैं कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं या फिर फंजाई के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि अगर बाहर से कोई भी माइक्रोब वगैरह आया होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपनी एसिडिटी के थ्रू या फिर जो भी उसमें सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, उसके थ्रू उस चीज़ को बॉडी के अंदर नहीं आने देंगे और ख़त्म करेंगे। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एंड बॉडी सिक्रीशंस। हमारे बॉडी से जितने भी सिक्रीशंस होते हैं जैसे कि स्वेट है या टीयर्स है या सलाइवा है या म्यूकस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर क्या रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं। उसका काम ये है कि बॉडी में अगर हम फ़र्ज़ करो कोई चीज़ खा लेते हैं खाने के अंदर, तो वो हमारे मैदे के अंदर अगर चला गया तो वहाँ पे HCl मौजूद है, तो HCl उस माइक्रोब को ख़त्म करेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन हमने पढ़ा IgA, जो हमारे टीयर्स और सलाइवा के अंदर और नेज़ल सिक्रीशन के अंदर मौजूद होता है, वो भी इस तरह के माइक्रोब्स को ख़त्म करता है, ठीक है। सलाइवा में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि माइक्रोब्स वगैरह को ख़त्म करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं हमारे बॉडी सिक्रीशंस में। अच्छा जी, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, जो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम में ऐसी ख़राबी आ जाती है कि वो खुद से मतलब बाहर से कुछ नहीं आया, खुद से अपने आप को ख़राब करना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब एक बंदा पागल हो जाता है ना, तो जब वो पागल होता है तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कभी अपने बाल नोचता है, कभी अपने आप को स्क्रैच करता है, कभी छलांग लगाता है किसी जगह से, ठीक है। तो क्या करता है कि अपने आप को ख़ुद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये होंगे कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे बॉडीज़ में बाहर से आने वाले किसी भी चीज़ के लिए क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहले ये होगा कि आपके एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तो ये ख़ुद का एक डिसऑर्डर हुआ ना। तो बाहर से कोई भी चीज़ आएगा हम पे आसानी से अटैक करेगा और हमें बीमार कर देगा। इसी तरीके से जो टी सेल्स होते हैं वो अपने अपने टिश्यूज़ को ख़ुद अटैक करेंगे, या बी सेल्स होते हैं वो अपने आप को अटैक करेंगे, ठीक है। अपने आप के सेल्स को ख़ुद जो है वो ख़राब करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो ख़ास ऑर्गन्स पे आते हैं। जैसे कोई डिजीज़ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगी, कोई आपका स्प्लीन, कोई आपके पेनक्रियाज वगैरह पे आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ में आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, मतलब शुगर जिसको हम कहते हैं टाइप 1, ठीक है। तो वो आपके ऑर्गन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, पेनक्रियाज पे जाके आपका इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, इसलिए ग्रेव्स डिजीज़ है, ठीक है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करेगा, थायराइड ग्लैंड पे। माइसेंथिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। और इसी तरीके से सिस्टमेटिक में क्या होता है कि आपके पूरे सिस्टम को ख़राब करेगा। जैसे सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और जॉर्गन्स सिंड्रोम है। आगे हम पढ़ेंगे एक एक डिजीज़ को डिटेल के साथ। पहले इसमें आता है ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। इन्होंने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये इतना जान लें कि ये एक शुगर की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपके इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते, तो आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। और इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो पेनक्रियाज होता है वो इस काबिल नहीं होता कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, तो बाहर से जो है वो हमें लेना पड़ता है। दूसरा जो है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है कि एक्सेसिव आउटपुट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा होगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर दे, मतलब एक तो नॉर्मल होता है कि हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना रिलीज़ करता है, तो चलो सही है, चलता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाए और एक्सेसिव
आउटपुट शुरू करे, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। मतलब हाइपरथायराइडिज्म का मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और इसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है। क्रेब्स डिजीज़ में आपने ये याद रखना है कि जब बॉडी का थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़। और तकरीबन 1 लाख केसेस में 50 to 80 केसेस आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। 1 लाख में से 50, मतलब 1 लाख बंदों में से 50 या 80 बंदे को ये बीमारी होती है। फीमेल में ज़्यादा होती है, 8 to 1, 8 फीमेल को और 1 मेल को, ये एक 8:1 इसका जो है वो रेशो है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑटो रिएक्टिव बी सेल्स एंड टी सेल्स अगेंस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें आपके जो बी सेल्स है और आपके जो टी सेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपके TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा थायराइड पेरोक्साइडेज जो है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप इतना जान लें कि आपके बी सेल्स और टी सेल्स एबनॉर्मली जो है वो ऑटो रिएक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपका हाइपरथायराइडिज्म होता है, और आपके मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, आपको जो है बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, हीट इंटॉलरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, हीट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। वेट आपका लॉस होगा, एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह होगा, आपको आराम नहीं होगा, इंसोम्निया होगी। इंसोम्निया मीन्स कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अप्थलमेलोपैथी में क्या होता है कि आपका नज़र जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ें सही से नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका लेबॉर्ट्री डायग्नोज, मतलब आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट वगैरह अगर करवाते हैं तो क्या क्या टेस्ट करेंगे, इसमें आप करेंगे ट्राई आयोडो थायराइनिन, मतलब T3 का जो है वो टेस्ट करेंगे, T4 का करेंगे, थायरोक्सिन जिसको हम कहते हैं, सीरम लेवल जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जैसे TSH है, ठीक है, या थायरोट्रोपिन है, ठीक है, वो आप जाके उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे कि ये कितने रिलीज़ होते हैं। नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो इस बात की इंडिकेशन है कि हाँ आपको ग्रेव्स डिजीज़ है। अब अगर आप इसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ करते हैं कि थायराइड की जो एक्टिविटी है उसको कम करें, ठीक है। मेथेमाजोल आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स और ड्रग्स बताए गए हैं। खैर ये तो ड्रग्स है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ग्रेव डिजीज़ में होता क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, और इसमें क्या क्या चीज़ें एबनॉर्मल होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपको थायराइड ग्लैंड का बताया गया है कि इसमें जो है आपकी जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ आएंगी, आपको मेलोपैथी आपको बताया गया था, ठीक है। आपको सही से नज़र भी नहीं आएगा और आपकी आंखें जो है बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है। इसको हम एप्थल मेलोपैथी कहते हैं। अच्छा जी, ये इसके साइन सिम्टम है। अगर अगर आप इसका नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि हम नर्सेज हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप इसको कैसे देखोगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है आप इम्प्रूव करोगे, मतलब ऐसा करोगे कि उसकी जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन है, उसको आप इम्प्रूव करोगे। जो चीज़ें उसकी बीमारी के लिए चाहिए कि वो बेहतर हो सके तो वो आपने देनी है। कॉपिंग मेजर, मतलब उसको उस बीमारी से निकालने के लिए आपने हेल्प करना है। सेल्फ इस्टीम, मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है बंदे का, आपने ये बताना कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन आपने नहीं लेनी। बॉडी टेम्परेचर को आपने रेगुलेट करना है कि उसको ज़्यादा बुखार वगैरह ना हो, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कम्प्लिकेशन, अगर आपको कोई मसला हो रहा है, ठीक है, उसको और कोई मसला है थायराइड ग्लैंड की वजह से, तो वो आपने देखना है, मैनेज करना है। और पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में बताना है कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो डिज़ीज़ है वो है सिस्टेमिक लूपस एरेथोमेटोसिस, ठीक है, जिसको हम SLE कहते हैं।
अच्छा, इस डिजीज़ में क्या होता है कि इट इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच क्रॉनिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये जो है ये वर्ड याद रखने वाला है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और क्रॉनिक भी याद रखें, क्रॉनिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपके मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपकी किडनीज़, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, या आपका स्किन, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और आपका जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें डिजीज़ेस होगी, उनमें आपको क्रॉनिक कोई मसला होगा बहुत टाइम से, कभी पेन होगा, कभी आपको रेशेस होंगी, कभी आपको दर्द होगा, ठीक है, कभी आपको जो है मतलब यूरिन पास नहीं होंगे, कभी किडनी में मसला होगा। ये मल्टी सिस्टमिक होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़, मतलब एंटीबॉडी जो है वो ख़ुद से अपने आप को ख़राब करेंगे, जितने भी एंटीबॉडीज़ होंगे, ठीक है, और वो आपके इन सिस्टम को भी साथ ख़राब करेंगे। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, मतलब अलामात क्या होंगी कि आपके मस्कुलोस्केलेटन, आपके जॉइंट्स और आपके मसल जो होते हैं वहाँ पे पेन होगा बहुत ज़्यादा, कभी आपके जॉइंट्स ख़राब होंगे, पेन होगा, कभी आपके मसल्स, आपके हाथ पाँव, आपके चेस्ट मसल्स, ठीक है, जितने भी मसल्स होते हैं वहाँ पे पेन होगा बहुत ज़्यादा। कभी आपको ऐसा होगा कि डर्माटोलॉजिकल होगा, मतलब आपके स्किन पे मसला होगा, रेशेस आएंगे, कभी स्किन जो है वो रेड हो जाएंगी, कभी आपके ऊपर स्किन के ऊपर जो है वो दाने आएंगे, स्किन के मसले हो जाएंगे, ठीक है, कभी रेनल मसले होंगे, मतलब ऐसा होगा कि आपकी किडनीज ख़राब हो जाएंगे, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मतलब जो ग्लोमेरुलर होता है, ठीक है, या नेफ्रॉन जो हमारे किडनी का यूनिट है, ठीक है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी किडनीज, मतलब किडनी पेन होगा, या आपके यूरिन नहीं पास होंगे या बहुत ज़्यादा पास होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिस्टम्स होते हैं आपके, वो आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे, मसल्स, स्किन, किडनीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं, ठीक है। और ये आपके इसके साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होगा, किडनी में पेन होगा, या फिर रेशेस होंगे, ठीक है। अच्छा, इस ये भी फ़ीमेल में ज़्यादा होता है, फ़ीमेल टू मेल, ये 9:1 है, ठीक है, मतलब 9 फीमेल और 1 मेल इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा जी, इसकी जो मतलब जो वजूहात है, जो कॉजेज़ है, वो क्या है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, और वायरल इन्फेक्शन स्पेशली, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन ये होता है कि वो आपके पूरी बॉडी में फैलता है, फिर वो रुकता नहीं है, ठीक है। या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये कि आपके फैमिली में ये आ रहा होता है, आपके ब्लड में ये शामिल है, आपके डीएनए में, आपके बाप दादा को, आपके फैमिली में, आपकी माँ को, ठीक है, या आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको ये बीमारी थी तो आपको भी होगी। या फिर किसी ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, मतलब रेज ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसी केमिकल्स में आप काम करते हैं जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी चीज़ें लेते हो जैसे कि ड्रग्स लेते हो, कि कोई नशीली चीज़ें लेते हो, या फिर आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से, या फिर आप खाना सही तरीके से नहीं खाते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो जो आपके लिए आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती। इसके अलावा फ़ीमेल में प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो एस्ट्रोजन की जो हार्मोन है, ठीक है, उसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। ये आपको थ्रू डायग्राम बताया गया है, ठीक है, कि ये मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि स्किन पे रेशेस आ गए, स्किन के बिल्कुल रेड हो चुकी है, तो ये इसकी एक साइन सिम्टम है, अलामत है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफेक्टर्स मैकेनिज्म कि क्या क्या होता है, एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ टू मेनी ऑटो एंटीजेंस, मतलब एंटीजन और ऑटो जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो खुद ही अपने आप को ख़राब होना करना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो डीएनए है वो ख़राब हो जाती है, मतलब एंटीबॉडीज़ जाके आपके डीएनए पे इफ़ेक्ट करते हैं तो वो ख़राब होती है, ठीक है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, मतलब ये टेस्ट वगैरह है जो आप करते हैं, IFA जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, ठीक है। ये खैर हमारे काम के नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या टेस्ट वगैरह करवाते हैं। होमोजेनस पैटर्न एंड टाइटर, ये लेबॉर्ट्री पैथोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उनका काम है।
एंटी डीएनए जो टेस्ट होते हैं वो करते हैं, IFA और C3 लेवल, ये सारी चीज़ें जो है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है। खैर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम के साथ है तो बीमारी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, RA जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें अगर आपने देखा है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो उनका जो मेम्ब्रेन होता है जिनको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का आपको पता होगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको पता होगा। एंड आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, हमारे बोन के जो लास्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज दूसरे बोन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है, मतलब जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। तो कार्टिलेज का और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और उनकी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ये कि वहाँ पे माइक्रोब्स आ जाते हैं, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो जब साइनोवियल मेम्ब्रेन का और जो कार्टिलेज है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। या आप कह सकते हो कि अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थराइटिस, ठीक है। तो जहाँ पे भी अर्थराइटिस वर्ड आ जाए तो उससे आपने जॉइंट का मतलब ले लेना है कि जॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वेस्कुलाइटिस इज अ सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि वेस्कुलाइटिस का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब इसके साथ TIS आया हुआ है, टेस आया हुआ है, तो टेस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाता है, मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा 3% to 5% ऑफ US पॉपुलेशन जो है वो इससे इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, फीमेल में जो है ये ज़्यादा होता है, 3:3 है, और ये ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर के, मतलब फैमिली में जो है ये आ रहा होता है, तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको बताया गया है। देख सकते हैं कि जॉइंट्स जो है वो बिल्कुल रेड हो चुके हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और बिल्कुल इनकी शक्ल जो है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो स्वेलिंग हो जाती है, शक्ल ख़राब हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जॉइंट्स बिल्कुल इनकी शेप चेंज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, जो इसके कॉजेज़ होते हैं या इफ़ेक्टर होते हैं वो क्या होता है कि CD4 टी सेल्स, इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम के अपने जो सेल्स हैं वो ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वो ही क्या करते हैं कि अपने सेल्स को ख़ुद ख़राब करने लग जाते हैं। तो इसमें आपके कौन से सेल्स आपके इस वाले सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं इस बीमारी में, वो है CD4 टी सेल्स, एक्टिवेटेड B सेल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये आ जाते हैं और आपके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, आपका सिस्टम ख़राब करते हैं, आपके जॉइंट्स ख़राब करते हैं, ठीक है। इसमें जो है 85% ऑफ पेशेंट है रूमेटॉइड फैक्टर्स, मतलब जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें तकरीबन 85% पेशेंट को ये मसला होता है, ठीक है। इसमें जो है IgM और IgG, IgA स्पेसिफिक फॉर IgG, ठीक है, ये भी चीज़ें आके आपके सिस्टम को ख़राब करते हैं। और इन्फ्लेमेशन जो चीज़ें एक्सरबेट करते हैं, मतलब जो चीज़ें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो चीज़ें कॉज करते हैं तो इन्फ्लेमेशन ही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो जाके वो अर्थराइटिस कराएंगे। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि CD4 टी सेल, B सेल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल जो है यही आके आपके इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। लेबॉर्ट्री में अगर आप इसके टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो कौन से करवाएंगे, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, ठीक है, ये करवाते हैं। और C रिएक्टिव प्रोटीन ये करते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है तो ये करवाते हैं। अच्छा, फिर इसके जो ट्रीटमेंट है, जो इसके लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो दो किस्म के ड्रग यूज़ करते हैं। एक होता है फास्ट एक्टिंग, मतलब
जो तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी कहते हैं। उसमें आप एनसेड्स देते हो जिसको हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो, या एनर्जेसिक ड्रग्स देते हो जो नशे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मतलब दर्द को ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्लो एक्टिंग आप देते हो, मतलब स्लो जो काम करते हो उसमें आपको ये बताए गए हैं कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जिसको हम DMARDs कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन या मेथोट्रिक्सेट, बहुत सारी आपको ड्रग्स के नाम बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ लें। फास्ट लाइन या फास्ट एक्टिंग, ठीक है, और स्लो एक्टिंग, इनमें से कुछ 2-3 तो आपको याद होने चाहिए कि फास्ट एक्टिंग में कौन से ड्रग्स आएंगे और लो एक्टिंग में या स्लो एक्टिंग में कौन से ड्रग्स आएंगे। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है मल्टी स्क्लेरोसिस। अच्छा जी, मल्टी स्क्लेरोसिस क्या है? अ क्रॉनिक अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़ ऑफ CNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका किसी को पता नहीं चलता, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो ये अपना काम कर चुका होता है, ठीक है। और ये क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब आपको बहुत बाद में पता चलेगा, बहुत टाइम से आपकी बॉडी में आ रही होती है, लेकिन ये अपने साइन सिम्टम्स इतने आसानी से नहीं शो करवाती। इसमें क्या होता है कि आपका जो माइलिन शीट होता है, आपने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये माइलिन शीट जो है ये डैमेज हुआ हुआ है। तो इस बीमारी में क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, कि आपका ये माइलिन शीट जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके के इसमें पैचेस पड़ जाते हैं, मतलब बिल्कुल इन्फ्लेमेशन इसकी हो जाती है और बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ऊपर वाला नॉर्मल है और जो नीचे वाला है ये ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि माइलिन शीट की जो है पैचेस आ जाते हैं, डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन मतलब ये कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और ये भी फीमेल में ज़्यादा है, 2:1 है, मतलब 3 बंदों में से अगर आप लेंगे तो 2 फीमेल होंगी, 1 मेल इस बीमारी से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो ये माइलिन शीट की बीमारी है, जिसमें आपका जो माइलिन शीट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके जो इफ़ेक्टर है, तो मतलब जो कॉजेज़ है वो क्या है? माइलिन बेसिक प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जो जिस प्रोटीन से माइलिन शीट बना हुआ है, आपके बॉडी को लगता है कि ये कोई एंटीजन है, मतलब बाहर से आया हुआ चीज़ है, ठीक है। जिस चीज़ से माइलिन शीट बना हुआ है, जिस प्रोटीन से, आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं पहचान पा रही होती, और जाके उसी चीज़ पे अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि ये कोई दुश्मन आया हुआ है, कोई बाहर से कोई चीज़ है, ठीक है। तो जब वो उस चीज़ को ख़राब करना शुरू कर देती है, तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेमेशन होगी, वो चीज़ ख़राब होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बेसिक प्रोटीन है माइलिन शीट का, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ जाके उस चीज़ को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। अच्छा जी, जब हम इसको डायग्नोज़ करते हैं तो हम रेडियोलॉजी के थ्रू डायग्नोज़ करते हैं, मतलब MRI करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेबॉर्ट्री में अगर टेस्ट करवाते हैं तो हाई रेजोल्यूशन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये एक टेस्ट है जो करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा डीप देखे जाते हैं, हाई रेजोल्यूशन देखे जाते हैं। तो आई होप कि इसका जो फैक्टर है, जो कॉज है, वो आपको समझ आ गया होगा। इस डायग्राम में भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको नज़र आने लग जाते हैं, पेचेस पड़ जाते हैं वाइट, ठीक है, और बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास वो है माइसेंटिया ग्रेविस। अच्छा जी, ये क्या है? डिजीज़ ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग वीकनेस ऑफ सर्टेन स्केलेटल मसल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स जहाँ पे हमारे मसल्स के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे मसला कर जाते हैं ये, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके मसल्स या जो है वो वीक हो जाते हैं, या फिर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और वहाँ पे फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है। फ्लक्चुएशन हम कहते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस, ठीक है, जैसे कि बिजली आती है ना, तो वो क्या करती है? करंट करती है। अगर हम उसको किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर किसी बंदे को लगाते हैं, तो क्या करते हैं? करंट उसको लग जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएशन, ठीक है।
डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जहाँ पे वो आपके मसल्स के साथ अटैच है, आपके स्केलेटल मसल के साथ अटैच है, तो वहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। और मसल और न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे फ्लक्चुएशन का आना, इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, माइसेंथिया ग्रेविस। आई होप कि समझ आ चुका होगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि एसिटाइलकोलिन जो है एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है। इज ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट स्टिमुलेट मसल टिश्यू टू कंट्रैक्ट। इसका काम ये है कि आपके जो मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आता है आपके मसल तक, और आपका मसल उस केमिकल की वजह से या न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से क्या होता है, कंट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि माइसेंथिया ग्रेविस में के MG एज एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच एन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन। माइसेंथिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन जो मैंने पहले बता दिया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ एसिटाइल रिसेप्टर साइट्स एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जब एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में एसिटाइलकोलिन के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, अब एसिटाइलकोलिन तो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे मसल इससे कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपके बॉडी को लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है तो वो एंटीबॉडी आके एसिटाइलकोलिन पे अपना काम करना शुरू कर जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। जब उसको ख़त्म करते हैं तो आपके मसल पे इफ़ेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन की वजह से आपके मसल कंट्रैक्ट होते थे। अब जब एसिटाइलकोलिन नहीं है तो आपके मसल कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरह एंटीबॉडी जाके आपके एसिटाइलकोलिन को ख़त्म कर देते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, माइसेंथिया ग्रेविस। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब इसकी वजह से जो मसले हो सकते हैं क्या क्या है, या इसके कॉजेज़ क्या क्या है, इसमें आपके जो ज़ाहिरी बात है, एसिटाइलकोलिन ख़त्म हो गया तो आपके मसल जो है वो मसल स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। और इसके दूसरे कोई रीज़न्स तो नहीं पता, लेकिन आपको बताया जाता है कि थाइमिक ट्यूमर, अगर आपके थाइमस के अंदर या जो थाइमस ग्लैंड होते हैं वहाँ पे अगर ट्यूमर्स हो जाते हैं, या फिर अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है। बाकी इसका कोई क्लियर रीज़न अभी तक नहीं पता, कोई क्लियर कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेकिन जो जहाँ तक हमें पता चला है वो ये है कि कोई भी थाइमस ट्यूमर है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ये माइसेंथिया ग्रेविस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि इजी फटीगेबिलिटी, फटीग तो आपको पता होगा कि आपको बहुत जल्दी थकावट महसूस हो जाएगी। कोई भी आप काम करेंगे, 2-3 मिनट आपने काम किया नहीं, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, तो ये एक मतलब साइन सिम्टम हो सकती है इस डिज़ीज़ की, माइसेंथिया ग्रेविस की, ठीक है। दूसरा जो साइन सिम्टम है उसके कि आपके आईलेड जो ऊपर के हिस्से होते हैं आईलेड के, ठीक है, उसमें मसला आना शुरू हो जाएगा। आप जब खाना खाते हो तो चिविंग में मसला होगा, मतलब आपके जो माउथ के मसल्स होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप चबा नहीं सकेंगे खाने को, ठीक है। आप निगल नहीं सकेंगे, स्वॉलो नहीं कर सकेंगे। आपको बोलने में मसला होगा, आपको ब्रीदिंग में मसला होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व है। तो जब आपके मसल्स ही काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको हर चीज़ में मसला होगा, ठीक है। और वक्त के साथ साथ आपके ये मसल्स वीक होते जाएंगे, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो फेस का एक साइड होता है वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है इस पिक्चर में कि आपके या तो आई ड्रॉप हो जाता है या फिर आपके होंठ ड्रॉप हो जाता है, या फेस का एक तरफ जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं माइसेंथिया ग्रेविस, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको ये बताया जा रहा है 90% ऑफ पेशेंट हैव आई इन्वॉल्वमेंट। ज़्यादातर जो 90% पेशेंट होते हैं इस बीमारी के, उसके आइज़
जो है वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर फेशियल जो है फेस के जो मसल होते हैं वो फाल हो जाता है, ठीक है, गिर जाते हैं, ठीक है। या फिर मसल आप लिम्ब एंड ट्रंक लेस ऑफन इफेक्टेड, जो हाथ पाँव के मसल होते हैं या कमर के जो मसल होते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट होते, कम इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके फेस मसल्स होते हैं, स्पेशली आपके आइज़ और आपके जो फेस के जो चीक्स मसल होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मे बी प्रेसिपिटेटेड बाय इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, मेंसेस, सेकेंडरी इलनेस। इसके अलावा जो है बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से, मेंसेस, या सेकेंडरी कोई और बीमारी है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, हाइपोकेलीमिया है, ठीक है, और इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ ड्रग विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, या कोई ड्रग्स आप ऐसे खाते हैं जो आपके न्यूरोमस्कुलर को जो है जो एजेंट्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं, ठीक है। कोई भी मसल जो आपके न्यूरॉनल जो सिस्टम है उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, या फिर आप का मस्कुलर सिस्टम जो है वो ख़राब करते हैं, या आपने कोई सर्जरी की है उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है कि उसमें आपका कोई भी जो नर्व है, ठीक है, वो कट गया या फिर कोई मसला हुआ। अच्छा जी, अब इससे और क्या-क्या मसले हो सकते हैं? अगर किसी बंदे को एमजी हो गया, माइसेंथिया ग्रेविस हो गया, तो उसको और कौन-कौन से मसले हो सकते हैं? उसको एस्पायरेशन हो सकती है। एस्पायरेशन मतलब कि खाने की नाली के बजाय कोई खाने की चीज़ सांस की नाली में चला गया, दैट इज़ कॉल्ड एस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी मतलब सांस सही तरीके से नहीं ले पाएगा, एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और साथ-साथ में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एक्यूट एक्सबेशन कॉल्ड माइसेंटिक क्राइसिस, या बहुत क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी किसी को ये बीमारी होगी तो उसको हम माइसेंटिक क्राइसिस कहते हैं। मतलब ज़्यादा जो है एक्यूट एक्सरबेशन, एक्सरबेशन हम कहते हैं कि एक बीमारी नॉर्मल है, एक बंदे को है आम, तो वो स्लोली स्लोली बढ़ती जा रही है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो मूव कर गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा जंप कर गई, तो उसको हम एक्यूट एक्सरबेशन कहते हैं, जिसको हम माइसेंटिक क्राइसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से मतलब डेथ भी हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा जी, जब आप इसका डायग्नोस करते हैं, ठीक है, मतलब कोई मरीज़ आपके पास आया, माइसेंथिया ग्रेविस का मरीज़ है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे 2-3 मिनट तक आप उसके फेस को देखोगे, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि अपने आईलिड जो होंगे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा उस हरकत करेंगे, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ होंगे, या बिल्कुल नीचे होंगे, या फिर हरकत बहुत ज़्यादा करेंगे। ईएमजी में शो मसल फटीग, या वो कह रहा होगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मसल हाथों में दर्द हो रहा है, या फेस में दर्द हो रहा है, या आँखों में दर्द हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जब आप उसको कोई भी टेंसुलिन टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेंसुलिन कोई भी एक ड्रग है, ठीक है? टेंसुलिन आप देते हो उसको, तो आईवी जब आप उसको देते हो, एक ड्रग है जिसका नाम एड्रोफोनियम क्लोराइड है, ठीक है? टेंसुलिन, टेंसुलिन जिसको हम देते हैं, ये उसका फार्मूला है एड्रोफेनियम क्लोराइड। तो जब आप उसको देते हो, ठीक है, आईवी के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम अचानक जो है उसके मसल इम्प्रूव हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा क्योंकि वो आपने ड्रग दी है उसको। तो जब आप देखोगे कि उस ड्रग की वजह से उसके मसल एक्टिव हो गए, कंट्रैक्ट हो गए, तो ये भी एक साइन है कि हाँ इसको ये बीमारी है। और आपने साथ साथ में क्या करना है, एट्रोपिन जो है वो अपने हाथ में रखना है, क्योंकि जो आपने पहले ड्रग दी है टेंसुलिन, उसका रिएक्शन भी हो सकता है। अगर उसका रिएक्शन होगा तो आपने एट्रोपिन डायरेक्टली उसको लगा देना है, ताकि मरीज़ को कोई मसला ना हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट पे आते हैं। अच्छा जी, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, मतलब उसको क्या-क्या ड्रग्स वगैरह दोगे? तो उसको आप दोगे एंटी कोलेस्ट्रेज़, ठीक है, इन्हिबिटर। मतलब जो एंटी कोलिनेस्टेरेज़ इन्हिबिटर है, तो वो क्या करते हैं कि एसिटाइलकोलिन फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, मतलब जो एसिटाइलकोलिन है जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो उसको ख़त्म करने से रोकेंगे।
मतलब उनको ख़त्म नहीं होने देंगे। हेल्प्स न्यूरो ट्रांसमिशन, और न्यूरो ट्रांसमीटर जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है मसल और ब्रेन के दरमियान, उनके दरमियान जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आप इनहिबिटर्स दोगे, मतलब जो ड्रग्स वगैरह है, ये आपको नाम भी बताया गया है नीचे, मेस्टोनिन और प्रोस्टिग्मीन का आपको बताया गया है, तो ये ड्रग्स आप दे सकते हो। दूसरे जो है हमारे पास वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये क्या करते हैं कि डिक्रीज़ इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं, एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करते हैं, ताकि वो जाके एसिटाइल कोलिन को ख़त्म ना करे। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लाज्मा फेरेसिस, तो ये क्या करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस की, जब ये आप देते हो मरीज़ को, तो ये जाके एंटीबॉडीज़ जो कि एसिटाइल कोलिन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े वक्त के लिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि मरीज़ बेहतर हो, तो फिर आपने बार बार ये ड्रग्स वगैरह देने होंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे कि बार बार उसके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप असिस्ट करोगे, देखोगे। ठीक है, मेडिकेशन जो है वो आप टाइम पे दोगे और जिसे उसको ज़रूरत है दोगे। ठीक है, आप जो मरीज़ है उसको नॉलेज दोगे, उसके बीमारी के हवाले से, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस। अगर उसको कोई मसला होता है, जैसे मैंने माइसेंटिक क्राइसिस का बताया पहले, तो वो आप बताओगे कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम से उसको आगाह करोगे, और ख़ुद भी आपने देखना है। ठीक है, और मेडिकेशन नॉलेज आप मरीज़ को भी दोगे, और आपको ख़ुद भी पता होना चाहिए कि मैंने अगर इसको कोई मेडिकेशन देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, डोज क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास, दैट इज़ पार्किंसनिज़म। पार्किंसन डिजीज़ भी कहते हैं और पार्किंसनिज़म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ दैट इन्वॉल्व्स एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट मूवमेंट। इस बीमारी में क्या होता है कि आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन के ऐसे एरियाज़ होते हैं जो आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ब्रेन में एक एरिया है जिसको कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करते हैं कि आपके बॉडी का बैलेंस बरकरार रखते हैं। जब हम चल रहे होते हैं तो किस वजह से चल रहे होते हैं, सेरेबेलम की वजह से, क्योंकि हमारा सेरेबेलम काफ़ी मैच्योर हो चुका होता है। अगर कोई बच्चा है छोटा सा, तो वो नहीं चल पा रहा होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका सेरेबेलम इतना डेवलप नहीं हो चुका होता। तो ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ से आपका मूवमेंट कंट्रोल होता है, आप चल रहे हो, ठीक है, आप क्या करना है आपको पता चल रहा होता है। ठीक है, जो भी आपके बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं ब्रेन का जो भी हिस्सा, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ हो जाती है, ब्रेन के उस हिस्से का डिजीज़ जहाँ से आपके बॉडी का मूवमेंट्स कंट्रोल हो, ठीक है, उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, पार्किंसनिज्म, या आप पार्किंसंस डिजीज़ भी कहते हो। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसने डिस्कवर किया था, उसने अपना नाम दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या मसला हो सकता है, मतलब इसके एटोलॉजी और पैथोकॉजेज़ वगैरह क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या फिर जो कॉजेज़ है, वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब या तो किसी और बीमारी की वजह से होगा, या फिर इसका कोई असली रीज़न मालूम नहीं है। ठीक है, दूसरा होगा डिक्रीज़ डोपामीन। डोपामीन एक किस्म का केमिकल है जो आपके ब्रेन में पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, और स्पेशली ये स्लीप में भी काम करता है। तो अगर डिक्रीज़ हो जाए वो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शंस मतलब ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं, इंसेफेलाइटिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, या फिर आप नशीली चीज़ें इस्तेमाल करते हो, या फिर आप वैसे ही बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह लेते हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये कि आपके जो आर्टरीज़ होती है, आर्टरीज़ वो होती है जो आपके हार्ट से ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो उसमें कोई मसला आ जाए, वो डैमेज होना शुरू हो जाए, उसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उससे क्यों होगा? क्योंकि वो आपके ब्लड तक आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा पाएंगे, और ब्रेन को हर टाइम ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, तो जब वो डैमेज हो जाए, तो आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, तो आपके ब्रेन में ये पार्किंसनिज्म हो सकती है। ठीक है,
आगे चलते इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है आपका कि ट्रेमर मतलब जो शेकिंग होता है ना, जो हाथ पाँव कांपते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेमर। मतलब हाथ पाँव कांपने लग जाएंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब बंदे को पता भी नहीं चलेगा उसका हाथ या उसका पाँव जो है वो मूव करेगा, ठीक है। आकर फर्स्ट एंड डिस्टल पोर्शन, मतलब ज़्यादातर जो है ये हाथ पाँव पे ही असर करता है, एक्सट्रीमिटीज़ पे, ठीक है। स्पेशली जब आप रेस्ट में होते हो तो आपके हाथ पाँव मूव होंगे। इसके अलावा रिजिडिटी होगी, मतलब सख्त होंगे हाथ पाँव। अगर आप कुछ लिखते हैं, हैंड राइटिंग करते हैं, तो भी उसमें भी मसला होगा। आपको ज़ाहिर बात है डिप्रेशन होगा और पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब आपको गुस्सा आएगा, आपको अपने आप पे भी गुस्सा आएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसके अगर आप ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट पे आप क्या करोगे कि उसको डोपामीन दोगे। मतलब डोपामीन की आप उसको जो है इंक्रीज़ करोगे उसका लेवल, ताकि जो कमी आ चुकी है डोपामीन की वो पूरी हो सके और जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो कम हो सके, ठीक है। डोपामीन के लिए एक ड्रग आपको बताया गया है, ब्रोमोक्रिप्टीन इज़ गिवन टू स्टिमुलेट डोपामीन रिसेप्टर्स डायरेक्टली। ब्रोमोक्रिप्टीन एक ड्रग है, अगर आप वो देते हैं तो वो डोपामीन की रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करोगे कि उसको टीच करोगे, उसको जो है मेडिकेशन के बारे में बताओगे, ठीक है। या आपने ख़ुद भी देखना है इंफॉर्मेशन अबाउट द साइड इफ़ेक्ट। आपको साइड इफ़ेक्ट जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं और आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। और इसको अलावा के अलावा आप देखोगे कि फ़िज़िकल थेरेपी दोगे पेशेंट को, ठीक है। मेंटेन मैक्सिमम जॉइंट फंक्शन एंड रेंज ऑफ मोशन। आपको जो है उस मरीज़ को मूवमेंट देना है, मतलब उसके बॉडी को आपने मोशन में रखना है कि वो हरकत करे, ठीक है। और उसके बॉडी पोस्चर और गेट भी देखना है कि मतलब किस तरीके से वो बैठ रहा है या लेट रहा है, ठीक है, बॉडी पोस्चर वगैरह। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिज़ीज़ है हमारे पास दैट इज़ जॉर्गन्स डिज़ीज़। बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, अभी मेरे गले में दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरी डिज़ीज़ है तो चलो इसको भी करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप। अच्छा जी, जॉर्गन डिजीज़ क्या है? इट इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच क्रॉनिक डिसफंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड characterized by dryness of mouth, eyes and other areas covered by mucous membranes। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का आपको पता होगा कि हर वो ग्लैंड जिससे कुछ न कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है। जैसे हमारे मुंह में एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उससे सलाइवा सीक्रेट होता है, हमारे आइज़ में टीयर्स है, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जहाँ से कुछ न कुछ सीक्रेट होता है, कुछ न कुछ फ्लूइड। तो ये क्या होता है जॉर्गन्स डिजीज़ में, कि इसमें वो एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट हो जाते हैं, एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। और वो काम करना छोड़ देते हैं, मतलब आपका जो है मुंह में सलाइवा नहीं होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, टीयर्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपके जो आंखें हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी, ठीक है। आपके नोज़ में से म्यूकस नहीं आएगा, बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल जो एरियाज़ जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन के हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है 90% वोमेन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो वोमेंस होते हैं इस डिज़ीज़ के। और तकरीबन 50 ईयर्स का एज जो है इसका एवरेज है, 50 साल की उम्र में ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो काम करना छोड़ देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स काम करना छोड़ देते हैं। इसके जो साइन सिम्टम्स है वो ये है कि आपके आइज़ जो है वो ड्राई हो जाएंगे, आपके पेरोटिड ग्लैंड जो है, जो कि आपके नेक में मौजूद है, वो इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। आपकी जो माउथ है वो भी ड्राई हो जाएगी और इसके साथ साथ डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्फेजिया का मतलब है कि आप बोल नहीं पाएंगे, बोलने में मसला होगा, ठीक है, स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा एंड दैट्स ऑल अबाउट द इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊँ, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।